स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आई होप आप लोग सब घर पे ठीक होंगे, सेफ होंगे। चलो, तो हम लोग जब हमारी ये वैकेशंस लगी थी उसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। तो देखो, हमने एक नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था नेटवर्किंग। ठीक है। अब नेटवर्किंग क्या होती है वो हमने पढ़ा था। एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है। अब नेटवर्किंग हमने जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि दो प्रकार की हो सकती है नेटवर्किंग। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो एक होता था पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, और एक आता होता था क्लाइंट सर्वर। ठीक है। दो आर्किटेक्चर हम बोलते हैं इनको। तो एक होता था पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नेटवर्किंग का, और एक होता था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्किंग का। तो ये जो दो टाइप्स होते थे, सारे के सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में इन दो में से ही किसी टाइप में हम कनेक्ट करते थे। तो उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था इंट्रानेट क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हम उससे हमारी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है इंटरनेट, नेटवर्किंग से जुड़े कुछ लाभ। ठीक है। अब नेटवर्किंग के क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो हमें देखना है। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्किंग के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज नेटवर्किंग का जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है वो है डेटा शेयरिंग। अब डाटा शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई वर्ड फाइल है ना, या कोई ऑडियो फाइल है या कोई वीडियो फाइल है, और अगर हमें उस फाइल को किसी को भेजना है, तो हम अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ के रखें, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखें, तो हम आसानी से उस फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ये होता है डेटा शेयरिंग, है ना। मतलब मुझे मेरे कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेजना है तो पेन ड्राइव में डाल के उस कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाना है, फिर उसमें कॉपी करना है, फिर उसमें पेस्ट करना है। ये सब करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं रहेगी। मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करा हुआ है तो मैं मेरे ही कंप्यूटर का यूज़ करके सामने वाले कंप्यूटर में डेटा भेज सकता हूँ, है ना। तो ये होता है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग के बाद एक और एडवांटेज होता है जिसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर मतलब क्या? हार्डवेयर मतलब मेरे कंप्यूटर्स में जो जो डिवाइस कनेक्टेड है मैं उसको शेयर कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है। अब ये प्रिंटर एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे इस कंप्यूटर को अगर सारे कंप्यूटर्स से नेटवर्क के थ्रू जोड़ दूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं मेरे सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू जोड़ दूँ, तो ये जो प्रिंटर अभी मेरे कंप्यूटर पे लगा हुआ है, ये प्रिंटर अब सारे कंप्यूटर्स से प्रिंट निकालने का काम कर सकता है। ठीक। तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर है तो मुझे 100 प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रिंटर से भी सारे कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? तो मुझे सारे कंप्यूटर्स को पहले नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब मैं उनको नेटवर्क में कनेक्ट कर दूंगा तो उसके बाद मैं मेरे प्रिंटर को बचे हुए कंप्यूटर्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हुई हार्डवेयर शेयरिंग की बात कि हम कैसे हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप इन्होंने बताया हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। ये हमने हमारी कंप्यूटर लैब में भी कर रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट है और मेरे पास 100 कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो मैं मेरे कंप्यूटर का इंटरनेट
बचे हुए 99 कंप्यूटर्स को भी दे सकता हूं और एक कंप्यूटर के इंटरनेट से बचे हुए कंप्यूटर्स को भी इंटरनेट मिल सकता है। वही कंसेप्ट हार्डवेयर शेयरिंग वाला, एक प्रिंटर 100 कंप्यूटर से प्रिंट निकाल रहा है। तो वैसा ही हम यहाँ भी देखते हैं कि अगर आप मेरे पास, जैसे साइबर कैफे में आपने देखा होगा, साइबर कैफे में क्या होता है, 10-12 कंप्यूटर्स होते हैं। अब वो 10-12 कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट का प्लान नहीं लेते हैं, वो एक ही इंटरनेट का प्लान लेते हैं, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ देते हैं, उस एक इंटरनेट के प्लान से बचे हुए सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। मतलब अगर मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट है तो मैं बचे हुए जितने भी कंप्यूटर हैं सब में मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। आप प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन खरीदने की बजाय एक इंटरनेट कनेक्शन खरीद सकते हैं और विभिन्न कंप्यूटरों में इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट कैफ़े स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों में ऐसा सामान्य रूप से पाया जाता है। वही जो बात हमने करी वही इन्होंने लिख कर भी बताई है। ठीक है, अगला एक और टाइप है जिसको बोलते हैं नेटवर्क आधारित एप्लीकेशनों का प्रयोग करना। अब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ते हैं ना, तो कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर मेरे नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं तो मैं उन 100 कंप्यूटर्स पे बिना इंटरनेट के भी मेल कर सकता हूँ। मैं उन कंप्यूटर्स पे बिना इंटरनेट के मैसेज भेज सकता हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। बिना इंटरनेट के मैं वॉइस कॉलिंग कर सकता हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। बिना इंटरनेट के मैं वीडियो कॉलिंग कर सकता हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। पर कब, जब वो कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड हों, मतलब वो नेटवर्क में हों, तभी ऐसा किया जा सकता है। तो ये कुछ खास एडवांटेजेस हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गए होंगे ये सारे एडवांटेजेस। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमें जो बताया गया है वो है ये, क्या है ये, इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करना। हमने नेटवर्किंग की बात कर ली कि नेटवर्किंग क्या होती है। अब नेटवर्किंग के ही बाद इंटरनेट भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर अब हम इंटरनेट के बारे में देख रहे हैं कि इंटरनेट अगर मुझे चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ इंटरनेट का इस्तेमाल करना, तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होगी जिसको बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोलते हैं ISP। इंटरनेट, आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, P से प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब प्रदाता। ठीक, तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी आप लोग आपके मोबाइल में जूम क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपके मोबाइल में भी तो इंटरनेट चल रहा है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, या तो वो जियो यूज़ कर रहा होगा, या तो वो VI यूज़ कर रहा होगा, या तो वो एयरटेल यूज़ कर रहा होगा, या तो BSNL यूज़ कर रहा होगा, तभी तो आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है। तो ये जो चार मैंने ऊपर नाम लिखे, ये कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ISP। इनको हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, ISP के बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ISP का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या सिर्फ ISP के होने से इंटरनेट चल जाता है? तो नहीं। अगर मेरे मोबाइल में सिम डली हुई है, मतलब मेरे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, फिर भी मैं नेट नहीं चला सकता। मुझे अगर नेट चलाना है तो मुझे एक और ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम को इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो MODEM, ये होती है मॉडेम की स्पेलिंग। मॉडेम को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो MODEM, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता क्या है, अब हम इसको समझते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो हमने समझ लिया, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाला। अब मैं अगर बात करूं मॉडेम की, तो ये मॉडेम क्या होता है। तो देखो, मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है।
अब इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, मतलब ये कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। ध्यान से सुनते जाना, कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, और ये जो वायर होती हैं, जो केबल्स होती हैं, वो एनालॉग सिग्नल पर काम करती हैं। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं दो। ठीक है, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, और केबल जो है वो डिजिटल सिग्नल जानती ही नहीं है, वो एनालॉग सिग्नल जानती हैं। और मुझे तो क्या करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, और वो इस केबल के माध्यम से ही भेजना है। और केबल की एक लिमिटेशन ये पता चल गई कि वो डिजिटल सिग्नल समझती नहीं है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की, उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, यहाँ से मेरा डेटा जाने लगा, ये मेरा डेटा जाने लगा, पर जैसे ही वो कंप्यूटर के पास पहुँचा, तो कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल समझता नहीं, कंप्यूटर क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल। तो अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनालॉग सिग्नल को फिर से मुझे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस होती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो ये जो मॉडेम होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने का काम करता है, इसीलिए इसको मॉडेम बोला जाता है ना। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन करना मतलब क्या, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब क्या हुआ, जब आपका डेटा इस कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर इसके पास भी मॉडेम है। जैसा इसके पास मॉडेम था तो उसने एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही इसके पास भी मॉडेम है, तो वो क्या करेगा, इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेगा और इसको डेटा मिल जाएगा। तो मॉडेम का काम यही होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दें। ठीक, अब एक और बात, आपके मोबाइल में आप अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके पास इंटरनेट सेवा प्रदाता है, और अगर आप आपके मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एक बात तो पक्की है कि उसमें मॉडेम है। ठीक है, पुराने टाइम के जो मोबाइल्स आते थे उनमें मॉडेम नहीं आता था, तो उस केस में क्या होता था, हमारे पास सिम तो होती थी, BSNL जियो जो भी बोलो आप, पर हमारे पास मॉडेम नहीं होता था मोबाइल में। पुराने मोबाइल, सस्ते मोबाइल, उनमें मॉडेम नहीं लगाया हुआ होता था। जब मॉडेम नहीं होता था तो इंटरनेट का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात, आपके मोबाइल में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके पास ISP भी है और आपके पास मॉडेम भी है, तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर कर ही इंटरनेट चलाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसके बारे में जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखना मॉडेम या उपकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडेम वह उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को ऐसे रूप में एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है जिसे फ़ोन लाइनों से भेजा जा सकता है। यह इन एनालॉग संकेतों को पुनः डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है। मॉडेम शब्द इसके मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से कार्य से उत्पन्न हुआ है। जो चीज़ हमने समझी वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। अगली चीज़, अब सामान्य इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। पहले तो ये बताइए कि इतना क्लियर हुआ या नहीं। आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। अब इंटरनेट हमने देख लिया कि नेटवर्किंग क्या होती है, हमने देख लिया इंटरनेट क्या होता है, हमने देख लिया कि इंटरनेट को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें देखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है उस इंटरनेट कनेक्टिविटी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। तो ये आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो प्रौद्योगिकी, मतलब यहाँ पर एक तकनीक लिखी हुई है, और कनेक्टिविटी का प्रकार और ये किस टाइप की कनेक्टिविटी है वो लिखी हुई है। कनेक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है वायर्ड जिसमें वायरों का इस्तेमाल किया जाए, तार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तार, और हो सकती है वायरलेस। ठीक, वायरलेस मतलब बेतार।
ये दो तरीके से इंटरनेट पे हम कंप्यूटर या मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, तार या बेतार, वायर्ड या वायरलेस, ये दो तरीके होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है डायल अप, दूसरा लिखा हुआ है डीएसएल, तीसरा लिखा हुआ है केबल इंटरनेट एक्सेस, चौथा है 3G, 3G की जगह हम तो 4G भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। अगला लिखा हुआ है वाईमैक्स और छठवा लिखा हुआ है वाईफाई। इसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी सुन रखे होंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक को अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डायल अप। डायल अप क्या होता है, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस में क्या होता है, आपको अपने घर पे अगर कोई टेलीफोन, पुराने समय में यूज़ होता था ये डायल अप जो है, बहुत पुराने समय में 1990 के टाइम पर या उससे भी पहले डायल अप कनेक्शन यूज़ होते थे, आज के समय में यूज़ नहीं करते हम। डायल अप कनेक्शन में क्या होता था, आपके कंप्यूटर पे अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आपको आपके कंप्यूटर को आपके लैंडलाइन, मतलब जो टेलीफोन होता है, वो टेलीफोन की जो केबल होती है उसको पीछे कंप्यूटर में एक स्लॉट होता है, वहाँ पर लगाना होता है। अब लगाने के बाद क्या करना होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है, जो भी आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता होगा वो आपको एक नंबर देगा, आपको उस नंबर को डायल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने भी यूज़ किया है इस टेक्निक को, मेरे केस में डायल करने का नंबर था, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस नंबर पे डायल करता था *99#। तो ये नंबर पे मैं डायल करता था। जैसे ही मैं कंप्यूटर से ये नंबर पे डायल करता था तो उस कंप्यूटर से उस नंबर पे कुछ इन्फॉर्मेशन जाती थी मेरे कंप्यूटर की, और वहाँ से वो पता करता था कि मुझे इंटरनेट की सेवा देनी है या नहीं देनी है। वहाँ से जब मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाता था, मतलब वो लोग जब एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ मुझे इंटरनेट की सेवा देनी है, तो जाकर मैं मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाता था, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डायल अप में आपको किसी नंबर को डायल करना पड़ता है, और आपके घर का जो टेलीफोन कनेक्शन होता है उसको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर कर और फिर जाकर आप डायल कर सकते हो किसी नंबर को और इंटरनेट सेवा पा सकते हो। अगला जो टाइप है, अगला टाइप है डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब डीएसएल क्या हुआ, ये भी डायल अप के साथ ही यूज़ होती थी, ये भी उसी समय यूज़ होती थी जब डायल अप यूज़ होता था। पर यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी आपको कहीं ना कहीं वायर के थ्रू ही यूज़ करनी होती थी। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता था, यहाँ पे भी आपको डायल करना होता था नंबर, और वो नंबर डायल होकर एक सर्वर पे जाता था, ठीक है। जैसे अभी पिछला आवर ने देखा डायल अप जो देखा, मैं एक बार और फिर से समझाता हूँ। ये जो डायल अप था, यहाँ पर जो नंबर होता था वो जाता था यहाँ पर एक सर्वर होता था, PSTN बोलते हैं उसको, ये यहाँ पर उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आपका कॉल जाता था PSTN के पास, PSTN वहाँ पर देखता था कि मुझे इंटरनेट सेवा देना है या नहीं। अगला टाइप आया डीएसएल। डीएसएल में अब आपको PSTN के पास नहीं जाना है, मतलब एक सर्वर के पास नहीं जाना है इंटरनेट सेवा के लिए, आपको आपके टेलीफोन लाइन से ही सीधा इंटरनेट मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं कोई किसी को डायल करने की ज़रूरत नहीं, आप कंप्यूटर चालू करोगे और आपको इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चालू मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, डायल अप में क्या होता था, कंप्यूटर चालू होते से इंटरनेट नहीं मिलता था, कंप्यूटर चालू होते से आपको इंतज़ार करना होता था डायल करने का, डायल करने के बाद वहाँ से एक्सेप्ट किया जाता था, तब जाकर आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट मिलता था। डीएसएल में क्या हुआ, कंप्यूटर चालू करो इंटरनेट चालू ही मिलेगा, कोई किसी को डायल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है, डीएसएल टाइप का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर चालू करते से आपको इंटरनेट चालू ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आया जिसको बोला गया केबल इंटरनेट एक्सेस। ये तरीका आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके में क्या होता है, आपके घर पे जो टीवी की छतरी लगी होती है ना, सेट टॉप बॉक्स जिसको बोलते हैं, डिश टीवी, एयरटेल डिश टीवी या जो भी टाटा स्काई, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, सैटेलाइट, ऊपर छतरी लगी है और सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं और आपके टीवी पे चैनल्स दिखते हैं। तो अगर इस केबल के थ्रू
इस टीवी केबल के थ्रू, जिससे आप टीवी देखते हो, अगर उस केबल का ही इस्तेमाल करके आपको इंटरनेट सेवा दे दी जाए तो उसको बोलते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। एयरटेल ये सर्विस प्रोवाइड करता है आज भी, जियो ये सर्विस प्रोवाइड करता है आज भी। ठीक है, तो ये अभी भी यूज़ होती है। केबल इंटरनेट एक्सेस आज भी यूज़ होता है, मतलब कि आपको ब्रॉडबैंड सर्विस मिल जाएगी किससे? आपके घर पे जो सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, डिश टीवी जो लगा हुआ है, टाटा स्काई जो लगा हुआ है, उससे आपको इंटरनेट सेवा मिलेगी। तो ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब ये जो तीन हमने अभी देखी, कौन कौन सी? डायल अप, डीएसएल और केबल इंटरनेट एक्सेस। ये तीनों जो हैं, ये तीनों में तार का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये वायर्ड तरीका था इंटरनेट को एक्सेस करने का, जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो दिया हुआ है वो है 3G। यहाँ पर आप देख सकते हो 3G से भी आगे हम बढ़ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं 4G पर, है ना। 3G क्या होता है? थर्ड जनरेशन। और 4G क्या है? उससे भी तेज़। तो अभी हम लोग 4G नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो 4G नेटवर्क में क्या होता है, आपको तार की ज़रूरत नहीं होती। आपको आपके कंप्यूटर से इंटरनेट अगर इस्तेमाल करना है तो तार की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस तरीके से आप इंटरनेट आपके कंप्यूटर पर पा सकते हो। ठीक है, और वायरलेस तरीके से इंटरनेट पाना मतलब कि हमने क्या किया? वायरलेस तरीके से इंटरनेट प्राप्त किया। ठीक है, तो वायरलेस तरीका होता है ये इंटरनेट सर्विस लेने का, ये होता है 3G। उसके बाद एक और टेक्निक आई जिसको बोला गया वाईमैक्स। अब ये वाईमैक्स क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मैं किसी एक शहर में हूँ और मुझे वहाँ पर इंटरनेट सेवा चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर अगर वाईमैक्स लगा हुआ है, तो वाईमैक्स क्या करेगा? पहले तो समझो वाईमैक्स होता क्या है। वाईमैक्स एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक डिवाइस लगा दिया जाता है, जैसे ये वाईमैक्स है। ठीक है, वाईमैक्स क्या करेगा? ये पूरे के पूरे एक शहर को, मतलब जैसे कि खंडवा है, अब खंडवा को, अगर पूरे खंडवा को इंटरनेट की सर्विस देना है तो क्या होगा? वाईमैक्स एक जगह पर सेंटर पॉइंट पे खंडवा में लगा दिया जाएगा। उससे ये होगा कि पूरे के पूरे खंडवा में एक वाईफाई का सिग्नल मिलेगा सबके मोबाइल में, और उसको कोई भी कनेक्ट कर सकता है और इंटरनेट चला सकता है। तो ये क्या हुआ? वाईफाई का बड़ा रूप हुआ वाईमैक्स। वाईमैक्स का फुल फॉर्म आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, सॉरी, वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। वाईमैक्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो लगभग एक पूरे शहर को कवर कर सकता है। एक पूरे शहर को अगर इंटरनेट सर्विस देनी है तो ये काम कौन कर सकता है? तो वाईमैक्स कर सकता है। शहर के सेंटर पॉइंट पे वाईमैक्स लगा दो, आपके पूरे खंडवा शहर को इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंबी रेंज प्रणाली है। ठीक है, कई किलोमीटर तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कई किलोमीटर तक, बहुत दूर दूर तक हम, अगर वाईमैक्स एक जगह पर लगा है तो मतलब कि बहुत दूर दूर तक, काफ़ी किलोमीटर्स तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाईमैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत, क्योंकि कई कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे कि बीच में एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के पार आपको इंटरनेट सर्विस पहुंचानी है। नदी बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ा पार्ट, वो पट है उसका। तो अब क्या होगा? वाईफाई लगाओगे तो वाईफाई की तो रेंज इतनी ज़्यादा होती नहीं। वाईफाई तो क्या करता है, एक घर और दूसरे घर और तीसरे घर के बाद तो नेटवर्क ही नहीं मिलता, तो वाईफाई तो लगाया नहीं जा सकता। अगर बीच में नदी है और नदी के पार आपको दूसरे शहर में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं करोगे कि नदी के अंदर से वायर्स बिछाएं और वायर्स के थ्रू इंटरनेट सर्विस दें। तो वहाँ पर क्या तरीका अपनाया जा सकता है? तो वहाँ पर ये वायरलेस तरीका अपनाया जा सकता है। वायरलेस तरीका मतलब कौन सा? वाई मैक्स। ये क्या करेगा? शहर के एक कोने पर नदी के बाजू में वाई मैक्स लगा दिया जाएगा और वो वहाँ आगे तक, वहाँ पर भी वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा, मतलब वहाँ भी वो इंटरनेट पहुँचा देगा। आपको तार या वायर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, वायरलेस तरीके से वो इंटरनेट सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर मार्क किया था, आप लोग देख लेना। फुल फॉर्म हमको बिल्कुल पता होना चाहिए वाईमैक्स का। ये आता ही आता है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ है वाईफाई।
वाईफाई तो आप जानते ही हो वाईफाई क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई भी वाईमैक्स जैसे ही होता है, बट वाईमैक्स की रेंज कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा, कई किलोमीटर्स तक इसकी रेंज होती है। पर वाईफाई की रेंज कुछ सीमित होती है, मतलब कुछ मीटर्स तक ही इसकी रेंज होती है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती है। तो कम रेंज में, जैसे मुझे घर पे इंटरनेट लगाना है, ठीक है, तो अब घर पे इंटरनेट यूज़ करना है, वायरलेस तरीके से यूज़ करना है, वायर तरीके से यूज़ नहीं करना है, तो मैं वाईमैक्स थोड़ी ना लगाऊंगा। वाईमैक्स लगाऊंगा तो पूरे खंडवा को मिलेगा। मैं क्या लगाऊंगा, वाईफाई। वाईफाई लगाने से क्या होगा, एक घर और आजू बाजू के एरिया में इंटरनेट मिलेगा। तो वाईफाई वायरलेस तरीका होता है जिसको यूज़ करके हम इंटरनेट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार पढ़ना। इंटरनेट गया नहीं, वो बंद हो गया साला, कनेक्टिंग हो गया। आवाज़ आ रही है? सर आपकी यस सर। हाँ, अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था, जस्ट अ मिनट। ठीक, देखो, तो वाईफाई के बारे में हम देख रहे थे, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर वाईफाई के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि वाईफाई कैसे कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो वाईफाई वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ नेटवर्क और इंटरनेट उपलब्ध करने के लिए तार नहीं बिछाए जा सकते, नहीं बिछाए जा सकते या नहीं बिछाना चाहते हों हम, है ना। वायर्ड तरीका थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। वायरलेस क्या है, कहीं भी खड़े हैं हम, कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें वायर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस तरीके से ही हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान होता है वाईफाई वाईफाई वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस करना। स्कूल में भी आपने देखा होगा, 2-3 वाईफाई लगे हुए हैं जो पूरे बिल्डिंग को कवर कर लेते हैं, है ना। 2 अलग अलग बिल्डिंग्स है तो 2 वाईफाई लगा दिए, दोनों बिल्डिंग्स पे इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है, कोई वायर लगाने की, कोई कुछ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, वहाँ पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी अगर इंटरनेट चाहिए होता है तो वहाँ पर भी वो लोग वायर के थ्रू थोड़ी ना इंटरनेट एक्सेस लेते हैं, वहाँ पर भी वो लोग इंटरनेट एक्सेस लेते हैं अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ वायरलेस तरीके से लेते हैं और वाईफाई का इस्तेमाल करके ही लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास में। हमने देखा नेटवर्किंग के लाभ, हमने देखा इंटरनेट सेवा कैसे एक्सेस की जाए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, आईएसपी चाहिए, मॉडेम चाहिए। उसके बाद हमने देखा इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने टाइप की हो सकती है, तो हमने 6 टाइप देखे, 3 वायर वाले थे, 3 वायरलेस थे। ठीक है, ये ही था आज की क्लास में। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो ये जिसमें से मैंने पढ़ाया है ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और कुछ मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया है वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो मैं वो वीडियो भी आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये जो जूम मीटिंग हमने अटेंड करी अभी, ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो जूम मीटिंग भी देख सकता है, या तो फिर जो मेरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको भी देखकर वो टॉपिक्स को समझ सकता है। वो बहुत शॉर्ट में बताया है, इतना डिटेल में नहीं बताया है जितना डिटेल में अपन ने पढ़ा। अपन ने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, पर वो समझने के लिए आसान होगा कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, यही था आज की क्लास में। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। चलो ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।